नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम एसिड बेस यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी इस फोर्थ वीडियो के अंतर्गत हम सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट फॉर एसिड बेस एंड लक्स फ्लड कंसेप्ट फॉर एसिड बेस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम आर्रेनियस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, जिसको हम ऑटो आयनाइजेशन कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी को सबसे पहले फ्रैंकलिन ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद में से केडी एस्ले ने 1928 में एक्सटेंड किया था, अर्थात इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए थे। दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड प्रोटोनिक एज वेल एज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, या हम कह सकते हैं ये थ्योरी एक्वस और नॉन एक्वस दोनों तरह के सॉल्वेंट्स के लिए अप्लाई की जा सकती है। पीछे की थ्योरीज में हमने देखा था आरएनएस थ्योरी में, वहां पे हम केवल सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज में लेते थे। यहाँ पर हम और भी सॉल्वेंट को यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सॉल्वेंट यूजुअली अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन। इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट ये है कि जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसमें ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अर्थात वो सेल्फ आयनाइज हो सके, दो डिफरेंट आयन में कन्वर्ट हो सके, एंड गिव राइज टू कैटायंस एंड एनायंस। आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप वो दो आयन देगा, कैटायन और एनायन, विच आर कॉल्ड सॉल्वेंट कैटायन एंड सॉल्वेंट एनायन रेस्पेक्टिवली, जिनको हम सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन कहते हैं। तो इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, what are acids? We can say acids, the substance which form solvent cations when dissolved in that solvent are called acids. अर्थात यदि हम किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो सॉल्वेंट कैटायन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम एसिड कहते हैं। और यदि कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर डालने पर सॉल्वेंट एनायन प्रोड्यूस करता है, सॉल्वेंट एनायन देता है, तो उसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पे एसिड और बेस आपको सॉल्वेंट किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है उसके आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं। We can now also conclude that solvent cations can also be called acid cation and solvent anion can also be called base anions. सबसे पहले यदि हम यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में वाटर को यूज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट रिएक्शंस में हम देखते हैं वाटर undergoes self ionization in following three ways. First of all, we can say S2 dissociate into HN and OH. जो हम जनरली देखते हैं कि S2 को हम प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोशिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन सॉल्वेंट कैटायन है, इसको हम एसिड आयन भी कह सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्वेंट एनायन है और इसको हम बेस आयन के रूप में जानते हैं। दूसरी तरह से यदि दो वाटर मॉलिक्यूल एक साथ सेल आयनाइज होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। तो वाटर से प्रोटॉन आयन भी प्रोड्यूस होता है, इसके साथ साथ हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस होता है। तीसरा, यदि हम तीन वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो दो हाइड्रोनियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन, तो वी कैन से फ्रॉम all three reactions that on self ionization of water we can produce proton ion and hydronium ion as solvent cation, or we can say these are acid ions, and hydroxyl ion and oxide ions are the solvent anion, and these are the base ion. So these three different mode of ionization suggest that according to the solvent system concept, the substance that gives H ion or H3 ion in water acts as acid. जो वाटर के अंदर जो भी सब्सटेंस H आयन या H3O आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, and while the substance which furnish OH ion, hydroxyl ion और oxide ion in water behave as base. और जो सब्सटेंस वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन और ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, O2 आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम
बेस के रूप में कहते हैं। तो HCl गिव्स, यदि हम HCl की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो HCl का डिसोसिएशन होगा in presence of water, H ion and Cl ion, and this H ion of which produced from HCl reacts with H2O and it produces H3O positive ion and chloride ion. So we can say here we can see the hydronium ion we obtain. Therefore, the HCl is known as acid because it produces solvent cation. तो जो सब्सटेंस सॉल्वेंट कैटायन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट कंसेप्ट। सिमिलरली यदि हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो NaOH जन वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो जनरली Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। OH सॉल्वेंट एनायन है वाटर में, तो इसलिए यहाँ पे OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज एन बेस। वाटर के अलावा यदि हम और सॉल्वेंट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमने पहले ही बताया था कि एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट और वी कैन से प्रोटोनिक एज वेल एज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यदि हम कोई यहाँ पर लेते हैं BrF3 सॉल्वेंट के रूप में यूज लेते हैं ट्राइफ्लोरोब्रोमीन, तो हम देख सकते हैं जब BrF3 का डिसोसिएशन होता है तो वो दो आयंस में डिसोसिएट होता है, BrF2 पॉजिटिव जिसको हम एसिड आयन या सॉल्वेंट कैटायन कहते हैं और BrF4 नेगेटिव जिसको हम बेस आयन या सॉल्वेंट एनायन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब BrF3 का सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो BrF2 प्लस और BrF4 नेगेटिव आयंस हमें मेनली प्राप्त होते हैं। तो हेंस अकॉर्डिंग टू solvent system concept, the substance which can give BrF2 plus ion in BrF3 is acid and the substance which can form BrF4 negative is base. तो जब हम किसी सब्सटेंस को BrF3 सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो यदि हमें BrF2 प्लस आयन मिलता है तो वह एसिड सब्सटेंस है और यदि BrF4 नेगेटिव आयन मिलता है तो वो बेस सब्सटेंस है। अब हम यहाँ पर दो डिफरेंट रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं। यदि हम SbF5 की रिएक्शन BrF3 से कर रहे हैं तो हमें मिलता है BrF2 पॉजिटिव प्लस SbF6 नेगेटिव। BrF2 यहाँ पर सॉल्वेंट केटायन है, तो चूंकि ये सॉल्वेंट कैटायन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये सब्सटेंस एसिड के रूप में जाना जाएगा। यदि हम पोटेशियम फ्लोराइड KF की रिएक्शन BrF3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है BrF4 नेगेटिव प्लस पोटेशियम आयन। BrF4 नेगेटिव जो है ये यहाँ पर बेस आयन है या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट एनायन है, तो इसलिए ये KF यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा। के अलावा यदि हम और भी सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, मान लीजिए अमोनिया, अमोनिया भी यहाँ सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा सकता है जिसका सेल्फ आयनाइजेशन होकर अमोनियम आयन और NH2 नेगेटिव एजाइड आयन बनेगा। इसी तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं जिसमें SO2 प्लस एंड SO3 2 माइनस आयंस प्रोड्यूस होंगे। H2SO4 भी हम यहाँ विलायक के रूप में यूज कर सकते हैं जो सेल्फ आयनाइजेशन होकर H3SO4 प्लस एंड HSO4 नेगेटिव बनाएगा। तो इस तरह से हम वाटर के अलावा BF3, NH3, H2SO4, SO2 एंड N2O4 एक्सेट्रा बहुत सारे सॉल्वेंट्स को यहाँ पर यूज में ले सकते हैं जिनके आधार पर हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, तो जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है वो प्रोटोनिक एज वेल एज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सभी के साथ में ऐसी बेस प्रॉपर्टी को बताता है। प्रोटोनिक सॉल्वेंट में हम ले सकते हैं वाटर एंड अमोनिया, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में हम ले सकते हैं SO2, SOCl2, NH3 सॉरी N2O4 एक्सेट्रा।
सेकेंड है द डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो ये एक्वस सॉल्वेंट के साथ भी बताता है और ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के साथ भी एसिड बेस प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। तो इसकी मेन एडवांटेज यही है कि ये प्रोटॉनिक एज वेल एज नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स के साथ में कंपाउंड के एसिड बेस नेचर को बता सकता है। इसी के साथ में एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के साथ में ये एसिड बेस प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। But there are some disadvantages also for this system. The definition of acid base is based on nature of solvent cation and solvent anion obtained by autoionization of solvent. तो यहाँ पे जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज या कमी जो हम बोल सकते हैं वो ये है कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट कैटायन और सॉल्वेंट एनायन प्रोड्यूस हो रहा है उसके आधार पे हम एसिड बेस प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझा पा रहे हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कांट बी एक्सप्लेन्ड। तो सबसे पहली बात तो कि यदि सॉल्वेंट की एब्सेंस में हम किसी कंपाउंड का एसिड बेस नेचर को बताना चाहें तो हम ऐसा नहीं बता सकते। That is, acid-base reaction takes place only in presence of solvent. Second, the concept can't account for the acid-base reaction occurring in non-ionizing solvent. हमने क्या बताया था कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट जिन सॉल्वेंट का हो सकता है उन्हीं में ही हम उनके एसिड बेस नेचर को बता सकते हैं। तो कुछ सॉल्वेंट जो नॉन आयनाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है एक्सेट्रा, इनमें हम एसिड बेस प्रॉपर्टी को किसी भी कंपाउंड की एसिड बेस प्रॉपर्टी को नहीं बता सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो सॉल्वेंट हम यूज ले रहे हैं वो ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, और दूसरी बात विदाउट सॉल्वेंट हम किसी भी कंपाउंड की एसिड बेस नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी कमियां, कुछ फायदे थे। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी जो हम आता है लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स फ्लड कंसेप्ट जो है दिस एसिड बेस थ्योरी वाज ए रिवाइवल ऑफ ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसको हम एसिड एंड बेस की ऑक्सीजन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रपोज किया था सबसे पहले जर्मन केमिस्ट हर्मन लक्स ने 1939 में। देन प्रपोज किया था, देन फर्दर इम्प्रूव या एक्सटेंड किया था हैकन फ्लड सिरका इन 1947। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम के आधार पे लक्स और फ्लड, एक ने प्रपोज किया था दूसरे ने उसको एक्सटेंड किया था, तो इन दोनों के नाम से हम इस थ्योरी को लक्स फ्लड कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये जो थ्योरी है इस विदाउट एनी सॉल्वेंट, इस थ्योरी में हम उसके एसिड बेस नेचर को बता सकते हैं। जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी थी सॉल्वेंट कंसेप्ट, जिसमें सॉल्वेंट का होना अनिवार्य था तभी हम एसिड बेस नेचर को समझा पाते थे। यहाँ पे हम इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द कंपाउंड इज एन एसिड और बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बेस इज एन ऑक्साइड डोनर, अर्थात जो O2 ऑक्साइड मीन्स O2 नेगेटिव, ऐसा पदार्थ जो O2 नेगेटिव को डोनेट करता है उसको हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। एंड एसिड इज एन ऑक्साइड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जब हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं कि ऑक्साइड डोनर एंड ऑक्साइड एक्सेप्टर। जो रिएक्शन में ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है वो बेस होगा और जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा, लाइक SiO2 सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, P4O10 एक्सेट्रा। इसको हम कुछ रिएक्शंस के द्वारा we can say Lux flood definition is useful for limited systems such as molten oxides। अर्थात इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो गई कि इसको हम केवल molten oxides के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो from these reactions we can explain this reaction. For example, when we react carbon dioxide with barium oxide, we form barium carbonate BuCO3। यहाँ पे हमने क्या देखा, बेरियम के साथ एक ऑक्सीजन था, इसने ऑक्साइड को डोनेट किया, दैट मीन्स दिस इज एक्ट एज बेस, और कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, तो बेरियम का ऑक्साइड हट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया और BaCO3 हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसी तरह से हम दूसरी रिएक्शन यदि देखते हैं सिलिका ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट हमें मिल रहा है, कैल्शियम ने ऑक्साइड को डोनेट किया है, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस एंड सिलिका ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर है, तो ये यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से यदि हम
2O सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है Na3PO4, अर्थात सोडियम ने ऑक्साइड को डोनेट कर दिया यहाँ पे, दैट मीन्स सोडियम ऑक्साइड इज बेस, P2O5 इज एसिड। इसी तरह से एक रिएक्शन यदि हम और देखें, ZnO प्लस S2O7 2 माइनस, तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है Zn2 प्लस एंड सल्फेट नेगेटिव आयन। तो Zn2 प्लस मीन्स Zn ने ऑक्साइड को डोनेट किया है तो ZnO बेस की तरह बिहेव कर रहा है और इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन में ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है वो बेस होगा, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा, और ये केवल मोल्टेन ऑक्साइड्स के लिए ही इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिड बेस नेचर को। यहाँ पे एक और टर्म आती है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एम्फोटेरिक मीन्स जो एसिड और बेस अलग अलग कंडीशन में दोनों की तरह बिहेव करता है। यदि हम इस कंसेप्ट के रेफरेंस में एम्फोटेरिक नेचर को पढ़ें तो वी कैन से सब्सटेंस आर टर्म्ड एम्फोटेरिक if they show a tendency of losing as well as accepting an oxide ion, अर्थात वे सब्सटेंस जो ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सकते हैं, अलग दूसरी कंडीशंस में ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यदि हम रिएक्शंस के साथ देखें तो ये इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम सोडियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें बनता है Na2ZnO2, अर्थात यहाँ पर सोडियम ने ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन को डोनेट किया है तो सोडियम ऑक्साइड बेस हो गया, जिंक ने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया है तो ये एसिड हो गया, अर्थात यहाँ पे ZnO एसिड की तरह बिहेव करता है। यदि हम ZnO की रिएक्शन SO3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिंक ने ऑक्साइड आयन डोनेट किया है, अर्थात जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बेस हो गया एंड SO3 यहाँ पर एसिड हो गया। तो एक ही सब्सटेंस यदि अलग अलग रिएक्शंस में एक बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक तरफ बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। The Lux-Flood oxide transfer concept of acid-base reaction can be extended to any negative and positive ion. इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में यदि हम समझना चाहें तो इसका हम अनदर फॉर्म में यदि हम कह सकते हैं तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव आयन के रेफरेंस में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लक्स-फ्लड थ्योरी को। उस रेफरेंस में डेफिनेशन क्या होगी, बेस इज द स्पीसीज दैट कैन गिव अप नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा, बेस इज ऑक्साइड आयन डोनेटर, एसिड इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर हम ओनली ऑक्साइड आयन नहीं लिख करके इसको विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, कि बेस वह सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है या गिव अप करता है एनी नेगेटिव स्पीसीज। वो नेगेटिव स्पीसीज कौन सी हो सकती है, ऑक्साइड आयन भी हो सकता है, हैलाइड आयन भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, इवन कार्बन आयन भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव आयन डोनेट करता है वो, इसको थोड़ा सा और विस्तारित करके हमने ऑक्साइड के रेफरेंस में नहीं रख के एनी नेगेटिव आयन, the substance which can donate any negative ion is known as base, and the acid is a species that can accept a negative charge ion. यहाँ पे ऑक्साइड को हमने नेगेटिव चार्ज आयन से रिप्लेस कर दिया है। तो हम लक्स-फ्लड कंसेप्ट को एक्सटेंडेड फॉर्म में भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड की जब रिएक्शन एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम पॉजिटिव एंड AlF6J नेगेटिव, अर्थात सोडियम ने यहाँ पे क्या किया, फ्लोराइड आयन डोनेट किया। फ्लोराइड एक नेगेटिव आयन है, उसको उसने डोनेट किया है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज बेस, एंड इसने फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट किया है, दैट मीन इट एक्ट्स एज एसिड। इसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल दे लें, इसको हम बोलते हैं C2H5Na, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब हम डाइथाइल जिंक के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम पॉजिटिव आयन। सोडियम पॉजिटिव आयन मीन्स इसने C2H5 नेगेटिव
कार्बन आयन को डोनेट किया है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज बेस, और इसने कार्बन आयन को एक्सेप्ट किया है, तो ये यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट a negative species, yeah, we can say an anion is known as base, and any species which accept a negative charged ion is known as acid। तो ये लक्स फ्लड कंसेप्ट हो गया। इन दोनों ही थ्योरीज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लक्स फ्लड थ्योरी में आपको तीन चीजें केवल ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि उसमें ऑक्साइड आयन डोनर बेस होता है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड होता है। सेकंड, एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो कि अलग अलग परिस्थिति में ऑक्साइड डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है, ऑक्साइड एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में यदि हम पढ़े तो जो नेगेटिव आयन डोनर है वो बेस है, जो नेगेटिव आयन एक्सेप्टर है वो एसिड है। Here again some limitations for Lux flood concept। तो लक्स फ्लड कंसेप्ट की एक लिमिटेशन हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ये केवल मॉल्टन ऑक्साइड्स के रेफरेंस में ही एसिड बेस नेचर को एक्सप्लेन करता है। The Lux flood concept of acid base is based on oxide ion, base is an oxide donor and acid is an oxide acceptor, जो हम पढ़ चुके हैं। तो as per this concept, an acid or base must have to contain oxide ion, otherwise you can't explain it acidity or basicity in term of this theory। अर्थात ये केवल ऑक्साइड्स के ही एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। Moreover, Lux flood concept is mostly limited to a few systems such as molten oxides। These are the limitations for the Lux flood definition of acid। तो हर थ्योरी की कुछ लिमिटेशन होती है, इसी वजह से हमें अलग अलग थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की एसिड बेस नेचर को हम अलग अलग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ को हम ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी से समझा सकते हैं, कुछ को हम लक्स फ्लड कंसेप्ट से समझा सकते हैं, इवन कुछ को हम लुईस कंसेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके द्वारा भी हम कुछ कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे कि विच आर एसिड्स एंड विच आर बेस। तो दीज आर 5 theories in your syllabus। We have discussed 4 theories and one more theory is remaining which we will discuss in the our next video or we can say next class। तो आज के लिए धन्यवाद for your attention। Thanks।